प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का अर्धवार्षिक का आपका नन हिंदी का आपको 24 सितंबर से जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का जो है आपको वीडियो बना करके डाल दिए हैं यूट्यूब में, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक, अभी जो है मैं सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, है ना। और जो हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे ना, तो आप क्लास 10th में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा दुआ है, आशीर्वाद है कि आप लोग इंशाल्लाह जो है पास कर जाएंगे। ठीक है, आप कह रहा है क्या कर प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 101 रहेगा, फुल मार्क जो रहेगा 100 का रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। सेट कोड ई रहेगा, है ना। समय 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, फुल मार्क 100 का रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया से देखिए, ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के देखिए। सेक्शन ए यानी खंड अ में जो है प्यारे बच्चों आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है, सेक्शन ए में यानी खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, खंड ब में आपका यानी क्या रहता है, आपका सब्जेक्टिव रहता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये जो है कि आपका गद्यांश है, इस गद्यांश को बढ़िया से पढ़िए, यही से जो है नंबर अच्छा से आपको आ जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। आप देखिए, आप गद्यांश पढ़ने का ट्रिक क्या है, ये पूरे को पढ़ना है। किसको करना है, ये गद्यांश को पूरे पढ़ लेना है, तब उसके बाद क्या करना है, आंसर देना। आप कह रहे आलस्य उस व्याधि का नाम है जो मनुष्य को आकर्मण्य बना देता है। आलस्य के यानी आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग अवरोध मतलब क्या, तो रुकावट हो जाते हैं। वह कायर और परजीवी हो जाता है। आलस्य देश और समाज के लिए संताम है। आलस्य का सबसे बड़ा पक्ष यह है कि आलसी अपने संपूर्ण कार्यशीलता को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। भाग्य और आलस्य को ठोकर मारकर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता पूर्वक, है ना, यानी क्या करता है, जुट जाने वाले को ही जीवन में असफलता मिलती है। आप देखिए प्यारे बच्चों, आप आंसर देना, कौन मनुष्य को आकर्मण्य बना देती है। तो देखिए, है ना, यहाँ पे आ गया ना, आलस्य। जो बच्चा, जो इंसान अगर आलस्य करेगा उस, देखिए कह रहा है ना यहाँ पे, तो लिखना आलस्य उस अवधि का नाम है जो मनुष्य को अकर्मण्य बना देती है। आलसी के आलस्य देश और समाज के लिए एक संताप है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, है ना, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, 2 कह रहा है आलसी के लिए किस विकास के सारे मार्ग क्या होगा। मार्ग मतलब रास्ता, क्या हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ना, आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग यानी अवरोध मतलब क्या होता है, रुकावट हो जाते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए, देश और समाज के लिए आलस्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे है ना, कह रहा है कि वह कायर और परजीवी हो जाते हैं। परजीवी मतलब एक दूसरे पर जो निर्भर रहता हो जाता है। आलस्य देश और समाज के लिए संताप हो जाता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको कितना, 2 नंबर मिल जाएगा। अब कह रहा है कि आलसी व्यक्ति संपूर्ण कार्यशीलता के किसके सहारे छोड़ देते हैं, है ना। आलसी जो है किसके सहारे छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ से कहाँ से लिखना है, कहाँ से कहाँ तक आपको, है ना, आलसी पक्ष के। देखिए, आलसी यहाँ पे लिखना, आलस का सबसे बड़ा पक्ष यह है कि आलसी अपनी संपूर्ण कार्यशीलता को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इतना लिख दीजिए प्यारा बच्चों, कुछ नहीं है, बस इस गद्यांश को बढ़िया से पढ़ना है, इसी अकॉर्डिंग जो है, इसी अनुसार आप आंसर देना। आपका कोई आंसर यानी आपका जो है नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों, ये भी उसी तरह से क्या है, हिंदी तथा इसके विधि बोलिए देवनागरी। देखिए, हिंदी को जो है देवनागरी में लिखी जाती है, और आपको जो है अंग्रेजी को यानी इंग्लिश को जो है रोमन में लिखी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप कह रहे हैं हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल की भाषा जो है कौन सा, नेवारी भाषा है। कौन सा है, नेवारी भाषाएं बोली जाती है वहाँ, लेकिन वहाँ पर भी जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी मतलब मराठी जो पूना वगैरह में जो बोला जाता है प्यारे बच्चों, मुंबई वगैरह में, सॉरी ज़्यादातर तो पूना में बोला जाता है मराठी, तो वो भी जो है देवनागरी में ही लिखा जाता है। ठीक है, हमारा हिंदी भाषा कितना प्यारा है। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उद्देश्य के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के नए
युग की शुरुआत होती है। आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका आंसर देंगे। कह रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए हिंदी तथा इसकी विविध बोली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। एक का आंसर दे दिए, 1 नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप कह रहा नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हमारे पड़ोसी देश यानी भारत के जो पड़ोसी देश है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, ये सारा क्या है प्यारे बच्चों आपका, यानी आपका क्या है, अफगानिस्तान है ना, ये सारा क्या है आपका पड़ोसी देश है। तो उसमें से नेपाल भी जो है हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल का नेपाली यानी नेवरी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतना लिख दीजिएगा, है ना। आपको कितना नंबर, 2 नंबर मिल जाए। आप कह रहा है प्यारे बच्चों, नगरी लिपि के उदय यानी उदय के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति में किसकी शुरुआत किया था। तो नगरी, तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरा नगरी कहाँ लिखा, देखिए देश से नगरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नगरी लिपि के उद्देश्य के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नए युग शुरुआत होगी। इतना लिख दीजिएगा। ये कितना, 4 नंबर का है प्यारे बच्चों। इसका नंबर जाएगा कहीं से, इतना अच्छा से समझा दिए तो आपका इससे नंबर आपका बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये सारा मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको मैंने बताया कि देखिए यानी यहाँ से लिखना है मराठी भाषा को की लिपि भी यानी मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है। इतना लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। ये सारा पढ़ के जो है प्यारे बच्चों आप आंसर लिख सकते हैं। आप कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। आप कहते हैं अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5 से 6 वर्ष डुमराव कहाँ है प्यारे बच्चों, आपका पटना में है, मैं बिताकर वह नाना के घर काशी में आ गए थे। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड के सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट घास से बनाई जाती है जो डुमराव के आसपास की नदियों की यानी कछोरों में पाई जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। डुमराव जो है आपका यानी कहाँ पे है, फुलवारी शरीफ यानी पटना, जो हमारा बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना है, तो आपका फुलवारी शरीफ में मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जाइएगा, कभी जरूर देख के आइएगा, ठीक है। आप कह रहा है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। इतना इजीली है ना, क्या है, इजीली है प्यारे बच्चों। आप देखिए अमीरुद्दीन का जन्म जो हुआ था, तो आपको पता है अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव का एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था जो 5 से 6 वर्ष डुमरा में बिताकर वह नाना के घर काशी में आ गए थे, ठीक है। नाना के घर से 5 से 6 वर्ष के बाद, है ना। आप लोग भी उसी तरह चालाकी कीजिएगा, 4-5 साल रह जाइएगा, उसके बाद जो अपना नाना के घर से वापस आ जाइएगा। आपको 2 नंबर मिला। अमीरुद्दीन का काशी में क्या संबंध आता है ना, यहाँ पे कि देखिए 5 से 6 वर्ष में डुमरा में बिताकर नाना के घर काशी आ गए। आप कह रहा है कि शहनाई है ना, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शहनाई यानी अमीरुद्दीन काशी क्या था, तो अमीरुद्दीन जो था प्यारे बच्चों क्या था, अमीरुद्दीन आपका क्या था, यहाँ पे खोज रहे हैं तो अमीरुद्दीन उसका क्या था आपका, अमीरुद्दीन का काशी में क्या था, तो अमीरुद्दीन काशी में क्या था, तो देखिए यहाँ पे क्या है, काशी अमीरुद्दीन, हाँ। तो ये क्या कहता है, 5 से 6 वर्ष में बिताकर वह नाना के घर काशी आ गए थे, है ना। उसके बाद शहनाई और डुमराव एक दूसरे के उपयोग थे। आप यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग है, तो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड के सहारे शहनाई को फूंका जाता है। ये सब पढ़ करके आसानी से नंबर को आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये सारा गद्यांश है। इस गद्यांश को ना इजीली पढ़ के जो है प्यारे बच्चों आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। ये सारा आपका क्या है, ये आपका क्या है, गद्यांश। आप कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रोकना पड़ा, ये सब सारा है। ये सारा आपका है, आप आंसर देते हैं। प्रकृति क्या है, प्रकृति परिवर्तनशील है तथा उसमें निरंतर परिवर्तन होता है। अब देखिए प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण कौन कौन है, दिन रात तथा ऋतुओं का निरंतर बदलाव चक्र प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण है। प्रकृति की भंती कौन गतिशील है, तो लिखना प्रकृति की भंती समय में गतिशील तथा उसमें निरंतर बदलाव आता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, यह कह रहा है कि समय के परिवर्तन में से क्यों नहीं घबराना चाहिए, तो ये आपका समय जिसको राजा से
रंग बना देगा और जिसे रंग से राजा कोई नहीं जानता। इसीलिए समय के परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ जीवन के अंग है। आप कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कैसा मनुष्य समय से लड़ पाता है, ये लिख दीजिएगा। आप कहिएगा समय के विपरीत होने पर धैर्य, साहस और दृढ़ता का परिचय देना मनुष्य के समय से लड़ता है। आप कह रहा 2 का कॉल लीजिएगा। पल्लवन से क्या अभिप्राय है। आप देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या, यहाँ देखिए पल्लवन किसका विपरीत शब्द है, ये लिख दीजिएगा। संरक्षण में क्या किया जाता है, उसके बाद किसमें समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है, उसका पल्लव का उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, ये सब लिख दीजिएगा। आप देखिए ये पूरा लिख दीजिएगा, है ना, 10 नंबर का, ये 10 नंबर मिल जाएगा आपको। आप ये भी आपको जो है लिख दीजिएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। ये 2-2 नंबर का है, ये सारा आपका 2-2 नंबर का है, ये पूरे लिख दीजिएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा करके हम स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग समझ गए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, इसी जोश इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।